अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। छोटी सी आज की वीडियो है मेरी कि एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की है। तो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने कहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ एक जंग करेगी, ये हमें पूरा यकीन है। दूसरा एक है इंग्लैंड ने 21 कंट्रीज जो कि सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म और उसके हवाले से जो 21 ख़तरनाक मुल्कों के नाम हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया है और वो तकरीबन मुसलमान मुल्क ही हैं ज़्यादातर। और तीसरा जो है वो है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रिपोर्ट कि दुनिया का चौथा। तो तीन टॉपिक्स पे आपके सामने चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। देखें अजीज़ दोस्तों, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है ना, वो टोटल इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलता है। और अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिसी बना के देते हैं और फिर उन सारी रिपोर्ट्स की रोशनी में चीज़ें आगे चलती हैं। मैं इसकी आपको ऐसे मिसाल दूंगा कि रिचर्ड निक्सन अमेरिका के सदर थे जब 1971 में भारत पाकिस्तान की वॉर हुई। तो जब ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज़ कर रहा था और जेनोसाइड हो रहा था, औरतों का रेप हो रहा था और मिलियंस ऑफ बंगालियों ने माइग्रेट करके इंडिया में पनाह ली थी। तो जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले की बात है, एक आध हफ्ते पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमेरिका में थी। तो रिचर्ड निक्सन ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपने मेमोआर लिखी है, मेमोआर ऑफ रिचर्ड निक्सन, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो लिखता है कि मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कहा कि देखो पाकिस्तान के मामलात जो चल रहे हैं इस पाकिस्तान में, इसमें आई डोंट वांट कि इंडिया इंटरफियर करे। तो वो कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इंडिया का कोई इरादा नहीं है कि हम पाकिस्तान के इंटरनल मसला है, हम उसमें बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो। वो कहता है कि जब इंदिरा गांधी वापस गई उसके फौरन बाद उन्होंने इंडियन आर्मी भेज दी ईस्ट पाकिस्तान में और मुक्ति बानियों को सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ पे जंग शुरू हो गई पाकिस्तान इंडिया की। तो कहता है मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मुझे अभी बोल के गई थी कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। और तो कहता है मैंने अमेरिकन आर्मी को ऑर्डर किया कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भेजो और पाकिस्तान की मदद करो। ये रिचर्ड निक्सन की मेमोयर में शामिल है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ी है ये। तो कहता है अमेरिकन आर्मी के चीफ ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, लेट द इनएविटेबल हैपन, वी डोंट हैव टू इंटरफियर, कि जो होने जा रहा है वो होने दें और हमें तमाशा देखना है। कहते हैं अमेरिकन आर्मी मेरे ऑर्डर पे नहीं भेजी गई और फिर जब ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर हुआ तो मुझे इस अमेरिकन आर्मी ने खुद कहा, जनरल ने, कि अब आप इंडिया को मैसेज दे दें कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ नज़र उठा के नहीं देखना वरना हमारा, और बैरी बीड़ा भेज दिया, वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का ऐलान कर दें। तो कहता है मैंने वो ऐलान किया। ये है पोजीशन अमेरिकन सदर की। ये जब भी कोई काम गलत, बहुत बड़े कांड कराने होते हैं ना, तो ये स्पेशल इलेक्शन में लेके आते हैं। आपको याद होगा कि सन 2000 में अल गोर, जो कि क्लिंटन का वाइस प्रेसिडेंट था, वो इलेक्शन जीता था, लेकिन इन्होंने फ्लोरिडा में, जरा हिस्ट्री को रिविजिट करें या गूगल पे जाके पढ़ लें आप, फ्लोरिडा के इलेक्शंस में गड़बड़ करा के जॉर्ज बुश को लेके आए। क्यों लेके आए? इसलिए कि जॉर्ज बुश सीनियर ने 1990 में कुवैत वाला काम हुआ था, उस वक्त की भी आपको मैं कहानी बताऊं
कि 1990 में सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया और कहा कि हमारा कुवैत के साथ मसला चल रहा है और 2 जजीरों के ऊपर वो हमारे हैं, कुवैत उस पर कब्जा करके बैठा है और बदमाशी कर रहा है, तो मैं कुवैत को सबक सिखाने जा रहा हूँ। तो मुझे नाम याद नहीं, अमेरिका की एक लेडीज एम्बेसडर थी वो, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। उस लेडी एम्बेसडर ने सद्दाम हुसैन को कहा था कि ये आपका और कुवैत का मसला है, जिस तरह करना है करो। और फिर सद्दाम हुसैन ने फौज भेजी थी, कुवैत पे कब्जा कर लिया, तो जॉर्ज बुश सीनियर ने चढ़ाई कर दी और जो पहली जंग हुई थी इराक की, और फिर सऊदी अरब में भी फौज आई और अमेरिकन और दुबई वालों ने और सब ने अमेरिका से, वो क्लिंटन इसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर फिर 92 का इलेक्शन हार गया, तो क्लिंटन के 2 पीरियड में वो अपना इराक वाला मामला सेटल नहीं करा सके थे, इसलिए कि नो फ्लाई जोन बनाया था, इराक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सद्दाम हुसैन का थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था, बाकी एक कुर्दिश एरिया था, उसमें अमेरिका ने नो फ्लाई जोन बनाया हुआ था। और 8 साल क्लिंटन के पीरियड में इराक में वो गेम नहीं कर सके जो ये करना चाह रहे थे। तो जॉर्ज बुश सीनियर के बाद उसका बेटा जॉर्ज बुश जूनियर 2000 के इलेक्शन में इसको जबरदस्ती लाया गया था अल गोर को हरा के, क्योंकि इनको पता था कि ये पागल आदमी है, ये हमारे इशारे पे चलेगा। और फिर 9/11 हुआ। 9/11 होता है अफगानिस्तान का, वो अफगान उसमें हालांकि 9/11 में सारे सऊदी इजिप्शियन ये सब थे, और उसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता है कि ISI का कितना बड़ा किरदार था, क्योंकि अल कायदा ISI के इशारे पे और उस पर चलती थी, प्लानिंग पे, डायरेक्शंस पे। लेकिन हमला कहाँ हुआ? अफगानिस्तान। एक भी अफगान नहीं था 9/11 में, अफगानिस्तान पे हमला किया, लेकिन असल इनका खेल वही इराक था। अब इसका 9/11 का इराक से क्या ताल्लुक था? लेकिन जॉर्ज बुश ने फिर इराक में फौज भेजी और नेटो को इन्वॉल्व किया, और इसके बाद आज तक वहाँ पे एक खेल जारी है। सीरिया हुआ, फिर लीबिया हुआ, ये सब चीज़ें। जॉर्ज बुश के 2 पीरियड जो 2000 से 2004 और फिर 2008 में खुल के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट खेली। फिर ओबामा को लाए। ओबामा ने भी कई कमजोरियां थी। एक तो वो ब्लैक था, दूसरा वो एक अमीर वो नहीं था। अमेरिका में ज़्यादातर फिर अमीर वो होते हैं, कॉरपोरेट के चीफ, या जैसे जॉर्ज बुश था, ट्रंप था। ये एक वकील था, इसको लेके आए, इसने इनके इशारे पे कितने मुल्कों में आग लगाई, कितने मुल्कों पे बमबारी कराई। तो ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट होती है जो आर्मी को वो करती है। ट्रंप आया, ट्रंप जंगों को रोक रहा था। ट्रंप की कोशिश थी कि मामलात को अमेरिका इन जंगों से वो दूर हो। अमेरिका की टोटल इकोनॉमी वार पे चलती है। इनका हथियार, दुनिया में जितने हथियार बिकते हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका का बिकता है। एयरक्राफ्ट हुए तो ये हुए, तो मिसाइल्स हुए, तो ये सब चीज़ें अमेरिका बेचता है। अब ये लेके आए इसको, बाइडेन को। तो अमेरिका में ये इतनी डिटेल बताने का मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। प्रेसिडेंट भी डिक्टेटेड होता है अक्सर, और अब तो ये एक कमज़ोर प्रेसिडेंट को लाए हैं जिसको ये भी याद नहीं होता कि आज मैंने किस कलर के कपड़े पहने हैं। अपनी बीवी तक को भूल जाता है, बुढ़ा है बिल्कुल ही भुलक्कड़ सा। इसको लेके आए हैं। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था कि क्या होती है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्लियर अल्फाज में ये खाली इंडिया पाकिस्तान के बारे में नहीं है, सबके बारे में है। इसमें चाइना का रोल इसने बताया है इस रिपोर्ट में कि चाइना ग्लोबल पुलिसमैन बनने जा रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया में चाइना एक रोल अदा करना चाह रहा है, सुपर पावर बनने के चक्कर में है। ऑल्दो चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुका है। इकोनॉमिक इसका जो कंट्रोल है, दुनिया के जियोग्राफिक के ऊपर इसने काफ़ी वो कर लिया है। अब इसको रोका जा रहा है। तो उसमें चाइना के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है कि चाइना का क्या वो होगा।
वहीं उसमें ये भी है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंडिया का रोल साउथ एशिया में और एशिया में बहुत ज़रूरी है, और इंडिया के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कन्फाइन करूँगा अपने पॉइंट को इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, जो है कि उसमें ये बताया गया है कि इंडिया अब तंग आ चुका है, पाकिस्तान जो ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है अपने मुल्क में, और इंडिया के अंदरूनी मामलात में इंडिया की इंटरनल चीज़ों को बड़ा पाकिस्तान इंटरफियर करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है। पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, कश्मीर एक सबसे बड़ी मिसाल है। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को काफ़ी पाकिस्तान प्रोवोक करता है, और इंडिया के अंदरूनी मामला जैसे कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट हुआ या फार्मर्स का वो हुआ, उसमें पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है प्रोवोक करने की चीज़ों को। और इसके अलावा फिज़िकल टेररिज्म के हवाले से भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा वो हैं, और इंडिया को ये शिकायत है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो कि इंडिया के लिए टेररिस्ट पैदा करते हैं और इंडिया में वो टेररिस्ट भेजते हैं। तो इंडिया की जो मोदी सरकार है ना, वो एक अब मौके की तलाश में है कि वो कोई भी मौका देख के पाकिस्तान के साथ एक फाइनल जंग होगी, और उसमें यह है कि वो एक ऐसी जंग होगी कि जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे, और इंडिया वंस एंड फॉर ऑल अपने सारे मामलात को सेटल करेगा। वो ये भी कहता है कि वो रिपोर्ट में ये भी है कि 2021 में ऐसी जंग होने के चांसेस ना हैं, नहीं हैं, बहुत कम हैं। लेकिन मोदी सरकार अपने इस टेन्योर में पाकिस्तान के साथ एक फैसला कुन जंग करेगी। ये कोई लिमिटेड एयर स्ट्राइक या उसकी बात नहीं हो रही, एक फुल फ्लेज जंग की हो रही है। और पाकिस्तान को ये खतरा है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि ऐसा कोई इंडिया एडवेंचर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान अब कोशिश में है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के इशारे पे बहुत ज़्यादा इंडिया में मामला ख़राब करने की कोशिश की, तो अब पाकिस्तान कोशिश में है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए। लेकिन इंडिया किसी सूरत में अब पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया अब फैसला कर चुका है कि अब इस मसले को हमने सॉल्व करना है। तो मेरा एज एन ऑब्जर्वर इस रिपोर्ट के हवाले से ये है हिसाब कि इंडिया, जो कि हमें पता चल रहा है कि अंदरूनी तौर पे इंडिया के जो विद इन दी बाउंड्रीज बात होती है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि वो हम वापस लेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नज़र आ रहा है मोदी सरकार का कि वो हम वापस लेंगे। तो वो मैं समझता हूँ कि इंडिया अब उस वक्त की तलाश में है कि अब जैसे एक मिसाल है FATF है, दीगर चीज़ें हैं, पाकिस्तान धंसता जा रहा है। अब अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की खबरें आ रही हैं, सिंध बलोचिस्तान और KPK में टोटल एक जंग की सूरत हाल है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बलोचिस्तान में इस वक्त मतलब टोटल एम्बार्गो है मीडिया का, लेकिन इतने अटैक हो रहे हैं आर्मी के कॉन्वॉइस के ऊपर, आर्मी चौकियों के ऊपर, और आर्मी भी एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ऑपरेशन कर रही है और एट्रोसिटीज़ कर रही है, क्योंकि आर्मी फिर उन कर्मचारियों को जो कि लड़ रहे हैं, शर्मचार जो पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ पाती, तो आम बलोचों के ऊपर और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर अटैक करती है। इसी तरह सिंध में एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है, और सिंध में सिंधी नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आया है, और सिंधु देश की मूवमेंट जिसको कोई घास नहीं डाल रहा था, अब वाकई एक मूवमेंट बन के सामने आई है। फिर KPK में सूरत हाल हद से ज़्यादा ख़राब है, पठान अब तंग आया हुआ है और पूरी तैयारी में है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है पठानों की। अफ़गानिस्तान, जहाँ से अमेरिका और नेटो ने सितंबर में अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान किया है, तो इंडिया के लिए ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और इंडिया ने इस पर अपना डिसप्लेजर का इजहार भी किया है कि अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिका और नेटो की फोर्सेस चली जाएंगी तो हम वहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिविल और फौजी पुलिस सर्विसेज को वहाँ पे जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उनकी मदद की है, तो वो सब चीज़ें।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मामलात फिर ऐसे होंगे कि अगर अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का असर कम कर नहीं रहा पाकिस्तान, तो अफगान कंट्री, अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है, वो अगर पाकिस्तान के साथ कोई छोटी मोटी जंग वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो ऐसे किसी मौके पे जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगा, तो ऐसे में इंडिया बिल्कुल अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये कब होगा, अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की अपनी पोजीशन कब ख़राब होती है। पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होती जा रही है, इकोनॉमी टोटल फट्टा बैठ गया है, सिविल सोसाइटी जो है वो तबाह हो बर्बाद हो चुकी है। हर आदमी पाकिस्तान में इस वक्त लड़ने मरने पे आया हुआ है, और इन्होंने जो एक जाहिलों की फौज तैयार की है मदरसों में, अब वो खुल के सड़कों पे आ गई है और स्टेट की रिट को चैलेंज कर रही है। ऐसे में आर्मी जब टेक ओवर करेगी चीज़ों को और ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाएगी, तो इंडिया के लिए वाकई एक अच्छा मौका होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जान है, और वाकई इंडिया क्यों बलूचिस्तान में खुल के सामने नहीं आ रहा, क्यों केपीके की मदद नहीं कर रहा, क्यों सिंधियों के बारे में, इसलिए कि इंडिया इस वक्त कह रहा है कि सब्र करो बेटा, सब्र करो, वक्त आने दो, एक साथ हम सारे मसले हल कर देंगे। तो होपफुली उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि भारत सरकार कोई ऐसा काम करेगी कि जिससे फिर हमारा ये जो दुनिया है इसकी इस एक मुसीबत जो कि पाकिस्तान नामी है, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने बनाया हुआ है, इसको मुसीबतिस्तान, इसको टेररिस्तान बनाया हुआ है, वो मामला दुनिया के लिए बेहतर होंगे होपफुली। दूसरा जो इशू है कि 21 कंट्रीज जो कि इंग्लैंड ने डिक्लेयर किए हैं, उसमें नाइजीरिया, सीरिया, लीबिया, इराक, अफ़गानिस्तान, ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के नाम हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इनको ख़तरनाक मुल्क भी करार दिया है इंग्लैंड ने, और इनको वो मुल्क हैं जो कि टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जबकि असल हकीकत तो सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट ही नहीं करता, पाकिस्तान टेररिज्म को ऑर्गेनाइज करता है, पैट्रनाइज करता है, डायरेक्टर है। आईएसआई दुनिया की तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की मदर है, ग्रैंड मदर है, जो कि दुनिया की सारी टेररिस्ट एजेंसीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आईएसआई से तरबियत लेती हैं, मशवरे लेती हैं और आईएसआई को अपना गुरु मानते हैं। और इसको इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके लिए करार दे दिया बिल्कुल ही। इसकी मामूली मिसाल ये दूंगा कि पाकिस्तान को कोविड के हवाले से रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, जहाँ पे 4-5 हज़ार केस होते हैं कोरोना के। इंडिया में लाखों केस होते हैं, इंडिया को नहीं डाला रेड लिस्ट में। तो ये आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इंडिया के साथ डील भी बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की बढ़ रही है, ट्रेड डील्स और ये और वो। और सुना है कि अप्रैल के एंड में बोरिस जॉनसन आखिरकार आएंगे इंडिया। हालांकि ये भी है कि 26 जनवरी में भी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। और यार अपने को ये समझ में नहीं आता कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कोविड की वजह से नहीं आ सकता, लेकिन 3-4 दर्जन ब्रिटिश वहाँ पे आईपीएल के लिए आए हुए हैं। 14-15 तो खिलाड़ी हैं, एम्पायर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ है, फिजियो स्टाफ है, कितने हैं, फिर मीडिया है। 3-4 दर्जन ब्रिटिश आए हैं, तो इनको कोविड की वजह से कोई मसला नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सक रहा इसलिए कोविड है। तो अब मेरा ख्याल है कि अप्रैल के एंड में आएगा। तो इंडिया के साथ इंग्लैंड के ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आफ्टर ब्रेग्जिट अमेरिका के बाद इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा दारोमदार इंडिया के साथ ट्रेडिंग पे है और मैन पावर के हवाले से। और इंडिया में इंग्लैंड में इंडियंस का रोल बढ़ता जा रहा है। तो होपफुली ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान में जो कैंसर फैला हुआ है उसको इंग्लैंड भी अब रिकॉग्नाइज कर रहा है। तीसरा ये है कि हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक अजीम ताकत, एक अजीम मुल्क,
दुनिया की इस्लामिक पावर, एटॉमिक पावर, जिसके मिसाइल्स शाहीन, होरी, हतफ, अब्दाली, ये मिसाइल्स हैं, इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी सुपर पावर है, दुनिया का चौथा गंदा तरीन पासपोर्ट है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान के बाद चौथे नंबर पे। ये है इज्जत। फिर मुझे कहो आपके प्राउड टू बी पाकिस्तानी, अशेम टू बी पाकिस्तानी, अशेम टू बी पाकिस्तानी। इस पासपोर्ट, बात पासपोर्ट की नहीं होती, मुल्क की है। दुनिया का चौथा घटिया तरीन मुल्क बना दिया इसको। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट मुल्क का होता है ना भाई। चौथा घटिया तरीन मुल्क बना दिया है इंटरनेशनल रैंकिंग में। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में तो समझ में आता है कि कई डेकेड से जंगें चल रही हैं। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा जंग तो नहीं है ना। फिर पाकिस्तान, इसलिए कि दुनिया रियलाइज कर रही है कि ये आतंकिस्तान, ये टेररिस्तान, ये तो अजीज दोस्तों, बहुत ही मामला खराब हैं मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ मामला होंगे दुनिया के। और दुनिया अब रियलाइज़ कर रही है कि अब ये जो हमारा एजेंट है ना भाई, आप इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना कि एक पॉलिटिशियन अपना गुंडा तैयार करता है, गुंडा बनाता है, और फिर जब वो गुंडा हद से ज़्यादा अपने एट्रोसिटीज पर्सनल उसके लिए बहुत ज़्यादा करता है और उस पॉलिटिशियन के लिए वो बोझ बन जाता है, तो वो फिर उसको मार देता है, दूसरा गुंडा बना लेता है। तो लगता है कि अब वेस्ट ने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान नामी गुंडा जो इन्होंने पाला था, बनाया था, वो इनके लिए अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया और अब इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। कीप सपोर्टिंग। आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।